अगर मैं आपसे कहूं कि बिना एक भी नया टैक्स लगाए इंडिया ने लगभग 5.14 लाख करोड़ बचा लिए हैं, क्या आप मानेंगे? ये पैसा किसी नए ऑयल फील्ड से नहीं आया, या किसी डिसइन्वेस्टमेंट से नहीं आया, या फिर किसी न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी नहीं आया है। ये पैसा बचा है सिर्फ एक रिफॉर्म की वजह से, जिसे हम कहते हैं डीबीटी। ये आपके सामने भी लिखा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले सब्सिडी क्या होती थी, रास्ते में लीक हो जाती थी, फेक बेनिफिशियरीज पैसा ले जाते थे, और करप्शन सिस्टम का हिस्सा इतना अंदर तक बन गया था कि पैसा बेनिफिशियरीज तक पहुंच ही नहीं पाता था। आज की तारीख में हम बात करें 2026 की, है ना, सरकार कोई सी भी हो, राजीव गांधी ने भी एक टाइम कहा था, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था अगर 1 रुपया निकलता है सरकार के खाते से तो 15 पैसे ही पहुंच पाता है बेनिफिशियरी तक। तो आज क्या हो रहा है, आज डीबीटी की वजह से ये सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में जा रही है बेनिफिशियरी के, है ना। तो चलिए आज समझते हैं कैसे डीबीटी ने इंडिया की वेलफेयर डिलीवरी, फिस्कल मैनेजमेंट और गवर्नेंस को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं इंडिया बिगेस्ट वेलफेयर रिफॉर्म, क्या मतलब है इस चीज का, है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज डीबीटी? डीबीटी का मतलब यहां पर सिंपल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब डीबीटी के में क्या होता है, सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाती है। मान लीजिए सरकार आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देने की बजाय आपको कह रही है आप पूरा, है ना, पूरा जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं वो आप पूरे पैसे पे खरीदिए और हम 100 रुपए आपको अकाउंट में डाल देंगे। चीजें खत्म हुई, है ना। तो डीबीटी के पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर थे ना, वो काफी मल्टीपल लेयर से होकर गुजरते थे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट, है ना, स्टेट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लोकल ऑफिसर, बेनिफिशियरी एंड सो ऑन, ऐसा रहता था। ये सारी चीजें होती थी। हर साल क्या होता था, एक एडिशनल लेयर, कहीं ना कहीं, नॉट हर साल बट हर बार एक एडिशनल लेयर इंक्रीज हो जाती थी। उससे क्या होता था, एक पॉसिबल डिले हो जाता था, है ना। करप्शन होता था क्योंकि जितने लोग उतना कट, है ना, लीकेजेस होते थे, फेक बेनिफिशियरीज इसमें ऐड हो जाते थे, मतलब जो लोग उसके एंटाइटल्ड नहीं है वो भी उसका फायदा उठाने लग जाते थे। अब डीबीटी ने ये सारी चीजें बदल दी। आज गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा ही दे देती है बेनिफिशियरी के। जैसे आप समझो कि आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको 10,000 रुपए भेजना चाहते हैं, है ना। अब आप समझो ये 10,000 रुपए आपके 5 रिलेटिव्स के थ्रू आए, और हर रिलेटिव थोड़ा 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 पैसा काट ले और आप तक सिर्फ 7,000 रुपए पहुंचे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो है नहीं डायरेक्ट। यहाँ तो इस एग्जाम्पल में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, बट मान लीजिए कम्युनिकेशन नहीं, तो आपको लगेगा 7,000 रुपए ही भेजे थे शायद, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो आपके घर वाले यूपीआई कर दें, है ना, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको सीधा 10,000 मिलेगा। तो डीबीटी से क्या हुआ, डीबीटी एक सेकंड मॉडल है, मतलब डीबीटी से हमारी ये सारी परेशानी खत्म हो गई, है ना। अब रियल एग्जांपल समझते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री किसान स्कीम, है ना, एलपीजी सब्सिडी पहली स्कीम, स्कॉलरशिप, मनरेगा वेजेस, पीएम मातृ वंदना योजना, है ना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ऐसे करके फर्टिलाइजर सब्सिडी, पीएम, इवन पीएम आवास योजना, ये सारी चीजें, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम आज सिर्फ डीबीटी की ही बात करती हैं। ये आपने देखा। अगर मैं बात करूं 2013-14 के पहले, तो जितनी भी जो स्कीम्स थी वो कैश पे डिपेंडेंट थी, मतलब उनके मैनुअल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, है ना, पेपर रजिस्टर, मिडिलमैन, बहुत सारी चीजें थी। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, जानबूझ के सिस्टम को ऐसा रखा गया था, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि पॉलिटिशियंस ही करप्ट है। जब तक जनता भी ऐसे पॉलिटिशियन नहीं चाहेगी जो ईमानदार है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इन्वॉल्व है ना। मान लीजिए आपका 800 रुपए का चालान कटा, आपने 200 रुपए दिए, तो आप और पुलिस वाले दोनों करप्ट है इस पोजिशन पे, है ना। तो मान लीजिए आपने, आपको कोई चीज मिल रही है, आप उसको डिस्काउंट में लेना चाह रहे हो, है ना, तो इसीलिए आप कम पैसे दे के बचना चाहते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, सरकार का भी नुकसान है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है, तीनों चीज हो जाए तो, मतलब अकेले पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं है यहाँ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो भी इसमें जिम्मेदार है। तो मैनुअल रिकॉर्ड्स, पेपर रजिस्टर, मिडिलमैन, ये सब खत्म होने के बाद ये कहानी धीरे धीरे खत्म हो गई, है ना। 80s 90s इवन अर्ली 2000 में ये काफी ज्यादा थी, जब तक जैम ट्रिनिटी या जनधन के अकाउंट 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, है ना, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये तीनों चीजें लिंक करी।
तो सारी वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अब इससे डिपेंडेंट होने लगी। तो जैम का सिंपल सा मतलब क्या है, जनधन आधार मोबाइल, और ये डीबीटी है, डीबीटी की फैसिलिटी है, और डीबीटी किस पे डिपेंड करता है, ये तीनों चीजों पे, है ना। तो यहाँ से हम एक यूनिकनेस देख पाते हैं, है ना, फेक बेनिफिशियरीज के अकाउंट भी हटा पाते हैं। मैं बात करूं तो 2014 के पहले कई सारे लोग थे जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे। आज लगभग अपने पास 55 करोड़ जनधन अकाउंट्स हैं जो खुले हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, अकाउंट में पैसा नहीं है, जीरो है। मेरा ये कहना है कि एक अकाउंट किसी आदमी का है, उस तक पहुंचने का सरकार के पास एक रास्ता है ना। पहले क्या होता था, एक विलेजर जो था वो 20 से 30 किलोमीटर दूर जाता था अपनी पेंशन कलेक्ट करने, सिर्फ आप समझो। आज डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो कितनी अच्छी चीज है, मतलब जाना आना, टाइम, हेल्थ, है ना, रास्ते का पैसा, बहुत सारी चीजें। आधार यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड किया, है ना, मतलब डुप्लीकेट बेनिफिशियरी हटा दिए क्योंकि बायोमेट्रिक्स हैं सारी चीजें। फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि फुल करप्शन प्रूफ है, बट चीजें तो इंप्रूव हुई हैं, है ना। अब मोबाइल की बात कर लेते हैं, तो एसएमएस कंफर्मेशन आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, सरकार और आपके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ गया। सिंपल, रिमेंबर माई एग्जाम्पल, जो आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपए भेजे, याद है वाला एग्जाम्पल। तो फार्मर्स को एसएमएस आ जाता है फटाफट के किसान, पीएम किसान स्कीम की आपके पास इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफिस आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, इवन मिलने की भी जरूरत नहीं है ना। तो डेली लाइफ में आप देखो, जेम इज लाइक अ डिजिटल हाईवे, है ना। जनधन ने बैंक अकाउंट बनाया, है ना, आधार ने आइडेंटिटी प्रूफ किया, और मोबाइल ने कम्युनिकेशन इंप्रूव किया। तो जिससे कि, मतलब मैंने कई जमाने पहले की बात बता रहा हूँ, आई थिंक 2005-6 की बात होगी। मैंने पढ़ा था कि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिससे प्राइम मिनिस्टर सिटीजन से एक मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। अब 50-60 लाख की तो पॉपुलेशन है सिंगापुर, बट आज आप देखो, है ना, एनडीएमए के मैसेज आ जाते हैं, अगर कहीं बाढ़ का संकेत है, कुछ चीजें हैं, है ना, तो आपको एनडीएमए के मैसेज आ जाते हैं, है ना। एनडीआरएफ से भी मैसेज आते हैं कि भाई फ्लड का सीन है, आप संभाल के रहिए, है ना। तो वार्निंग्स आ जाती हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। तो ये सब इसी वजह से हुआ है। अब 5.14 लाख करोड़ सेव्ड, किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2025 तक। अगर मैं 83,000 करोड़ की बात करूं तो ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात है, FY25 मतलब 2024-25, ठीक है, इसमें इतना हमने सेव किया है। तो ये कितना बड़ा नंबर है ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट है ना मतलब कई सारी मिनिस्ट्रीज के एनुअल बजट से भी बड़ा है ना। मतलब ये चीज बहुत सारी चीजों को फाइनेंस कर सकता है, क्या, हजारों किलोमीटर की सड़क बना सकता है ना, एम्स बना सकता है, न्यू आईआईटीज बन सकते हैं, रेलवेज, डिफेंस, क्या नहीं बन सकता। मतलब कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं वेलफेयर के लीकेजेस को प्लग करने के लिए, और इंडिया के पास एक ग्लोबल केस स्टडी बन गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम डीपीआई कहते हैं, है ना। आप मेरी संडे को 12 से 1 वाली क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो आपने ये जरूर देखा होगा, ये वर्ड मैंने कई बार आपको समझाया है, बताया है। अब ग्लोबली अगर आप देखें तो कई सारी कंट्रीज स्ट्रगल कर रही है, जैसे कि अफ्रीका की ऑलमोस्ट सारी कंट्री, है ना, साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं, और लैटिन अमेरिका भी, मतलब जहां भी डेवलपिंग कंट्री है वो है। दूसरा है डीबीटी ने ये यहाँ पर मतलब पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया है या बताया है कि जो सेविंग है ना हर साल की है, एक टाइम वन टाइम रिफॉर्म नहीं था। मतलब अगर आपने, सपोज एक कंपनी है, उसने वेस्टेज को परमानेंटली कम कर लिया, हर साल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। तो डीबीटी भी कहीं ना कहीं उसी तरह से काम करता है। अभी क्यों मैटर करता है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। पहली चीज है, लीकेजेस कम हो रहे हैं, रिड्यूसिंग लीकेजेस। मतलब लीकेजेस मतलब सिंपल सी चीज है, पहले क्या होता था, कोई भी इंसान है जिसको सब्सिडी चाहिए, बीच में कहीं ना कहीं लोग आ जाते थे, फेक वर्कर्स थे, डुप्लीकेट, है ना, एलपीजी के कनेक्शन थे, आपने देखा होगा एलपीजी से लोग गाड़ियां भी चलाते थे, है ना। तो डीबीटी ने वही लीकेजेस को रिड्यूस कर दिया। दूसरा है बेटर टारगेटिंग, क्योंकि मतलब सबको सब्सिडीज देने से अच्छा है टारगेटेड होनी चाहिए, क्योंकि टारगेटेड नहीं होगी, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कोई सी किताब तो नहीं पढ़ते एग्जाम के लिए, आप वही किताब पढ़ते हो जिससे आने के चांसेस है कंटेंट के। तो टारगेटिंग बेटर रहेगी, मतलब अगर फार्मर्स हैं तो स्मॉल फार्मर्स, है ना, या हाउस होल्ड्स हैं तो पुअर हाउस होल्ड्स, आप समझ रहे हैं, है ना, या सिटीजन है तो कौन से, सीनियर सिटीजन, या फिर जेंडर वाइज है तो वुमेन ओनली, स्कॉलरशिप है तो स्टूडेंट्स ओनली, आप समझ रहे हैं, मतलब टारगेटेड चीजें होने लग गई। अब यहां पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल एक क्या कहता है कि अगर टारगेटिंग बेटर होगी तो वेस्टेज कम होगा, और वेस्टेज कम होगा तो वेलफेयर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इससे इंप्रूव्ड फिस्कल एफिशिएंसी है। मतलब ये नहीं है कि हमने कहीं ना कहीं
खर्चे कम किए हैं, बचत की है, नहीं। सरकार ने बस एक स्मार्टली स्पेंड करना शुरू कर दिया, सिंपल। तो अब मनी कहाँ कहाँ के लिए बच गया, मैंने आपको बताया, रोड, एग्रीकल्चर, हाईवे, हेल्थ केयर, डिफेंस, कई सारी चीजों के लिए बच गया। मतलब यहाँ पर अगर पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो सेव भी कर रहे हैं, तो भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज समझते हैं, दूसरी स्लाइड पे आते हैं कि वेयर डिड द सेविंग्स कम फ्रॉम, कहां से आई हैं ये, मतलब कहां कहां से मेजर लीकेजेस को हटाया गया है। फटाफट इसको देखते हैं। फेक एंड डुप्लीकेट राशन कार्ड्स कम कर दिए गए। एक फैमिली के पास मल्टीपल राशन कार्ड्स हुआ करते थे, और यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी था, है ना। फेक मनरेगा जॉब कार्ड्स, तो फेक आइडेंटिटी, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके भी आधार कार्ड भी चल रहे हैं, मनरेगा कार्ड भी चल रहे हैं, है ना, ये सब चलता था। अब आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए भाई, केवाईसी करानी है हर साल, है ना। फिर आ जाते हैं इसमें फेक बेनिफिशियरी, फेक मनरेगा जॉब कार्ड्स में ये वाली चीजें भी थी कि घोस्ट वर्कर बहुत सारे थे, जो वर्कर है ही नहीं, जिनके नाम ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब बैंक के अकाउंट कैसे खोलोगे उसका, उसके नाम पे सिम भी ले ली मान लो, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, बहुत सारी चीजें, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, है ना। तो बैंक ने भी ये चीजें काफी अच्छे से टेक ओवर किया। फिर इनएलिजिबल एलपीजी बेनिफिशियरी, मतलब पहल स्कीम है, आपने सुना होगा पहल। तो एलपीजी के लिए जो सब्सिडी थी वो सबके लिए नहीं थी, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलने लग गई, है ना। तो मल्टीपल एलपीजी कनेक्शंस होते थे पहले, एक घर में चार चार कनेक्शन चला रहे हैं, है ना। कमर्शियल यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक सिलेंडर का, डुप्लीकेट बेनिफिशियरी है। तो ये सारी चीज, तो गिव इट अप कैंपेन चला था, आपको याद होगा, है ना। एफ्लुएंट सोसाइटी ने वॉलंटरली सरेंडर कर दिया था, है ना। पहले ये सब्सिडी अमिताभ बच्चन जैसे लोगों तक भी पहुंचती थी, है ना। अब आप समझिए कि, मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। तो पहले मिलियंस लोग पार्टिसिपेट करते थे, अब जिनको जरूरत है उनकी तो टारगेटेड हो गई, है ना। फेक पीएम किसान बेनिफिशियरी, अगेन वेरिफिकेशन, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स और ये सारी चीजें। फर्टिलाइजर सब्सिडी का भी डाइवर्जन होता था, क्यों, वो आती एग्रीकल्चर के लिए थी और उसको इंडस्ट्री में यूज कर दिया जाता था, ब्लैक मार्केट में भी बेच दिया जाता था। पॉइंट ऑफ सेल का ऑथेंटिकेशन शुरू हो गया, डिजिटल ट्रैकिंग शुरू हो गई, तो इस वजह से सरकार को यहां से भी फायदा हुआ है। बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, मतलब ओवर 3.313 लाख करोड़ यहां से बचे, मतलब दिस अलोन अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी डीबीटी सेविंग्स, है ना। पीडीएस सिस्टम, पीडीएस इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी, है ना, प्रोग्राम है। मतलब इसमें अगर थोड़ा बहुत भी लीकेज आपने प्लग कर लिया ना, तो मैसिव वैल्यू आप सेव कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है, ग्रोसरी स्टोर मान लीजिए 1 किलो पर कस्टमर अगर लूज कर रही है, 1 किलो, कोई भी ग्रोसरी स्टोर, तो साल में कितना हो जाएगा, 365 किलो हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो अगर थोड़ा बहुत भी हमने बचा लिया, अब समझो स्मॉल लीकेज है, 80 करोड़ लोगों को लगभग कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है सरकार, तो उस हिसाब से ये भी एक बड़ा सेविंग है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब ऑपरेट करती है फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे इंडिया के स्केल पे, बट यहां पर इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लाया, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब डिजिटल गवर्नेंस को भारत ने कन्वर्ट कर दिया है वेलफेयर डिस्क्रिशन बेस्ड डिलीवरी से रूल बेस्ड डिलीवरी तक, है ना। अब बात करते हैं व्हाई डीबीटी इज अ गेम चेंजर। मतलब सिंपल सी चीज है, हमको ये समझना है कि डीबीटी कैसे एक गेम चेंजर बनी और क्यों है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट, टैक्स पेयर मनी। मतलब इस देश की, आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस देश में ज्यादा लोग बेनिफिट लेते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु पे। इसलिए आप देखना टैक्स पेयर रोता रहता है देश में, और जो लोग फ्री का से बेनिफिट ले रहे हैं, उनसे टैक्स बिल्कुल भी नहीं वसूला जा रहा है, वो लोग खुश रहते हैं। और वो लोगों की डिमांड अनलिमिटेड है सरकार से, सरकार को नौकरी भी देनी चाहिए, सरकार को खाना भी देना चाहिए, सरकार को हॉस्पिटल भी, सरकार को एजुकेशन भी। आप सरकार को क्या दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन पे 100% टैक्स लगा दो, 50% टैक्स, आप उन पे 5% टैक्स लगाओ। जीएसटी तो सब पे करते हैं ना, गरीब हो अमीर हो, जीएसटी तो जो सर्विसेज को या गुड्स को कंज्यूम करेगा उसको देना ही देना है। अगर मान लो आप 1% भी टैक्स लगाने लग जाओ सबकी इनकम का, किसी को बर्डन नहीं आएगा, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये, है ना, सुसाइड भी हो सकता है, इसलिए सरकारें उस डायरेक्शन में सोचती नहीं। मतलब सिंपल है कि अगर टैक्स पेयर का पैसा अच्छे से यूज होगा, मतलब एवरी रुपी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस शुड आइडियली बी रीच इंटेंडेड बेनिफिशियरी। मतलब डीबीटी क्या करता है, डीबीटी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, है ना। अगर हम घोस्ट बेनिफिशियरी से मान लीजिए पैसे का नुकसान हो रहा है, तो घोस्ट बेनिफिशियरी काट के गवर्नमेंट उसी पैसे को दूसरी जगह यूज कर सकती है। सेमी कंडक्टर प्लान, पीएलआई, दूसरी जगह इंसेंटिव हम दे सकते हैं।
है ना। तो मतलब आप एक लीकिंग बकेट को फिल करने की कोशिश कर रहे हो, यहां से पानी फिल तो कर रहे हो बट यहाँ पे लीकेज भी है। तो अब अगर इसको फिक्स कर लिया तो भी बचत हो जाएगी, है ना, तो वेस्ट होने से बच जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ऐसी जगह खर्च कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है जहां से सरकार को इन फ्यूचर में फायदा हो। जैसे एक्सप्रेसवे बना दिए, वंदे भारत ट्रेन चला दी, एयरपोर्ट, पीएम गति शक्ति, सागरमाला, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। मतलब रेवेन्यू बचेगा तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में जाएगा और जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। फिर आ जाता है फिजिकल बर्डन, लोअर द फिजिकल बर्डन मतलब सब्सिडी की लीकेज बढ़ा लिए, कम कर लिए, तो ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट भी हमारा कंट्रोल में रहेगा। सरकार का घाटा, वित्तीय घाटा जिसे हम कहते हैं, सो सब्सिडी का जो लीकेज है दैट विल आल्सो फॉल, गवर्नमेंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट इज आल्सो डिक्लाइन, है ना, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब सिंपल है, फिजिकल डेफिसिट इंप्रूव होगा, इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना। तो ये आप एक चीज समझिए कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। सोशल बेनिफिट की बात करते हैं, बेनिफिट रीच टू जेन्युइन बेनिफिशियरी, मतलब सिंपल सी चीज है, इक्विटी आनी चाहिए, है ना, जिसका पैसा है उस तक पहुंचे। मान लीजिए पेंशन जानी है, विडो को जानी है, उनके हस्बैंड नहीं है, तो वहां तक पहुंचे, वो स्मॉल फार्मर्स तक पहुंचे, स्टूडेंट तक पहुंचे, सीनियर सिटीजन तक पहुंचे, और उनको परेशानी ना हो, बार बार चक्कर ना लगे, है ना, बैंक जाते रहते हैं, ऑफिस जाते रहते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर्स मतलब सिंपल सी चीज है, बेनिफिशियरी को हफ्तों तक वेट नहीं करना पड़ता, सीधे इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में आ गई। ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो अब बैंक बैंक कहीं खुले ही नहीं थे ज्यादातर। फिर करप्शन भी कम हो गया, मिडिल मैन ही नहीं रहे, डायरेक्ट अकाउंट से ही काम हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक, है ना, ने भी इसको, हमारे डीपीआई को काफी अप्रिशिएट किया है और कहा है गवर्नेंस का बहुत बड़ा इनोवेशन है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो अगर आपको लगे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूं तो वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है, क्योंकि जो चीज अच्छी है वो चीज अच्छी है, जो चीज बुरी है वो बुरी है, सिंपल सी चीज है ना। सो डीबीटी इंप्रूव्स बोथ गवर्नेंस एंड पब्लिक फाइनेंस, मतलब सरकार के फाइनेंस भी इंप्रूव हो गए और सरकार जो करती है, सरकार का काम जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं, वो भी। तो मतलब गुड गवर्नेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ खर्चा करते जाओ, है ना। गुड गवर्नेंस का मतलब है जो हर एक रुपया है ना वो सही आदमी तक पहुंचे। अब सवाल उठता है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, फ्यूचर की प्रायोरिटी क्या है। फ्यूचर प्रायोरिटी 100% डिजिटल वेलफेयर डिलीवरी, मतलब आगे हम चाहते हैं कि फ्यूचर पेंशन जो भी है, स्कॉलरशिप है, हेल्थ बेनिफिट है, ये सब डिजिटली प्लेटफॉर्म पे जाए। फिर रियल टाइम डेटा वेरिफिकेशन हो, मतलब हर चीज का एआई से डिजिटल डेटाबेस बनाओ, कंटिन्यू अपडेट करते रहो उसको, है ना। ऐसा नहीं पीरियडिक वेरिफिकेशन, जैसे इलेक्शन में भी एसआईआर हुआ, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बंगाल इलेक्शन से पहले हुआ, बिहार इलेक्शन से पहले भी हुआ था। तो जो लोग फेक वोट डालते थे, जो लोग है नहीं, या फेक वोटर आईडी बना के डालते थे, वो सब साफ हो गए। तो आप भी जैसे घर में हर दिवाली सफाई करते ही हो, घर की यूजलेस चीजें हटा देते हो, जो चीज एक साल से यूज नहीं की उसे और क्या यूज करोगे, है ना। फिर बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है देखने की, मतलब कई सारी वेलफेयर स्कीम है ना जो ज्वाइंटली इंप्लीमेंट की जाती है। तो डेटाबेस इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एआई बेस्ड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, सिंपल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेटर सेंटर स्टेट है, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड, ये आपने सुना होगा, है ना, ऑलरेडी हमने देखा है कितना सक्सेसफुल रहा है। मतलब इसका सिंपल है कि एक माइग्रेंट वर्कर बिहार में है, वो अपना राशन कर्नाटका में ले सकता है, उसको बिहार आने की जरूरत नहीं है। तो एआई बेस्ड बेनिफिशियरी उसी को, है ना, प्रमोट करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाएगा, सस्पिशियस क्लेम्स को हटाएगा, फ्रॉड पैटर्न्स को, है ना, जस्टिफाई और डिटेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि बैंक तो ऑलरेडी एआई डिटेक्शन देख रहे हैं फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स में, है ना। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं वही फ्रॉड को वेलफेयर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। अब इंडिया की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझिए। सबसे पहला है स्मार्ट वेलफेयर सिस्टम, मतलब यूनिवर्सल सब्सिडी देने की जगह टारगेटेड सब्सिडी देनी है, ठीक है। लोअर सब्सिडी लीकेजेस, मतलब जो फिजिकल रिसोर्सेज है ना उसको सेव करना है, पैसा जो सरकार का है ना वो सही जगह खर्च हो। फिर इसके लिए स्ट्रॉन्गर फिजिकल हेल्थ है, मतलब सरकार का पैसा कम वेस्ट होगा तो फिजिकल स्टेबिलिटी रहेगी। और लास्ट है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों जरूरी है, क्योंकि सेविंग अगर सरकार कर रही है ना तो सरकार अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कर सकती है, हेल्थ केयर पे स्पेंड कर सकती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें, है ना, बेहतरीन तरीके से सरकार इसको मैनेज कर रही है। अब आपको क्या सोचना है, मेरा ये कहना है कि सिर्फ सरकारें तो आती जाती रहती हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है, पर मेरा ये कहना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत जरूरी था, है ना। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनका सिस्टम सुधारना कि कठिन काम है।
क्योंकि आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाते आते हैं तो आपको पता है कि वहां काम कराना इस देश में कितना डिफिकल्ट है ना। तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या थे कि हम सिर्फ वेलफेयर बढ़ाते जाए, ध्यान से सुनना। फर्स्ट जनरेशन में था कि जितना वेलफेयर हो सके हम उतना बढ़ाएं। सेकेंड जनरेशन में क्या है, वेलफेयर की एफिशिएंसी को बढ़ाया है। मतलब हम ठीक है, हम खर्चा कम कर रहे हैं पर खर्चा सही जगह पर। और जो फ्यूचर है ना वो है प्रिसीजन वेलफेयर, मतलब टारगेट को हिट करना है, प्रिसीजन वेलफेयर चाहिए, है ना, बारीकी से, सफाई से। तो सिटीजन को जो भी सपोर्ट मिले, है ना, लीकेजेस उसमें मिनिमाइज हो। मतलब कई दशकों से हम ये देखते आ रहे हैं कि इंडिया की जो वेलफेयर डिबेट थी ना वो एक क्वेश्चन पे है कि हाउ मच शुड गवर्नमेंट स्पेंड, कितना खर्चा गवर्नमेंट करेगी उस पर आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इफेक्टिवली गवर्नमेंट कैन स्पेंड, और डीबीटी ने वो चीज करके दिखाई है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बताना, क्या आपने भी ये चीज अपने आसपास देखी है, क्या आपने देखा है कि लीकेजेस कम हुए हैं, सरकार से इंटरेक्शन आसान हुआ है, क्या डीबीटी आपके परिवार को भी मिला है इसका बेनिफिट, क्या आवास योजना में आपने घर खरीदा है, किस तरह की चीजें हैं, ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका ओपिनियन इसलिए मैटर करता है, मैं रोज 8 बजे आपके लिए वीडियो लाता हूँ। जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे भी लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपकी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस देश का युवा क्या सोचता है वो मुझे समझ में आता है। उस हिसाब से मैं आपके लिए और एनालिसिस इंप्रूव करूंगा। प्लस इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8 बजे हम डेली मिलते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। क्योंकि इंडिया को अगर हमको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा करवाना है। इसका मतलब है कि जो भी इंडिया बनाए उसको डिलीवर करे फुलेस्ट लेवल पे। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।